हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम एफएमटी का फोर्थ चैप्टर करेंगे जो कि मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर है। मैं आपको स्क्रीन पे इतनी इजी उसके कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि आप इसको वीडियो को पॉज करके अगर अपनी कॉपी में बना लेंगे नोट्स, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा और आप फिर एग्जाम में एक रीडिंग मार के लिख के आ सकते हैं। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको नोट्स अंडरस्टैंड हो गए, उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू लगा लीजिए और कम कितना भी कम पढ़ेंगे तब भी आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। मेडिकल नेग्लिजेंस तब होती है जब डॉक्टर अपनी ड्यूटी ऑफ केयर फॉलो नहीं करता और पेशेंट को डैमेज होता है। ये इंपॉर्टेंट मेडिकल लीगल टॉपिक है जो एग्जाम्स और प्रैक्टिस दोनों के लिए रेलेवेंट है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है कभी भी आए कोई टॉपिक तो। मेडिकल नेग्लिजेंस होता क्या है? फेलियर ऑफ अ मेडिकल प्रोफेशनल टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड केयर which a reasonable doctor would have provided in similar circumstances। यानी कि एक डॉक्टर को जो सर्विस देनी थी वो उसने नहीं दी, लेकिन वही सर्विस और डॉक्टर दे सकता था, तो इसको हम मेडिकल नेग्लिजेंस की भाषा में कहेंगे। एसेंशियल्स क्या हैं? एसेंशियल्स इसके होते हैं डीबीडीसी। पहला है ड्यूटी। डॉक्टर हैड ए ड्यूटी टुवर्ड्स पेशेंट। हर पेशेंट के लिए जब भी वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। सेकंड हो गया ब्रीच ऑफ ड्यूटी। जो भी स्टैंडर्ड केयर पेशेंट को मिलनी चाहिए थी उस डॉक्टर से, चाहे वो उसकी ओपीडी में था, चाहे आईपीडी में था, चाहे सर्जरी में था, वो अगर नहीं गई तो इसको हम ब्रीच ऑफ ड्यूटी बोलेंगे। थर्ड, ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्रूव कैसे होगी? डैमेज। डैमेज यानी पेशेंट को इंजरी हुई, मान लीजिए उसका ऑपरेशन हुआ और उसको और कॉम्प्लिकेशंस होने लगे, ठीक है, पेशेंट की डीओटी हो गई, डेथ ऑन टेबल हो गई, यानी ऑपरेट करते करते पेशेंट एक्सपायर हो गया, या उसका एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया, या कोई ऑर्गन फेलियर हो गया। मेन बात यह है इसमें क्लियर एंड एविडेंट डैमेज होना चाहिए। इमोशनल डैमेज नहीं चलेगा, फिजिकल डैमेज ही हम इसमें कंसिडर करेंगे। थर्ड हो गया ये प्रूव करना कि जो डैमेज हुआ है उसका कॉज डॉक्टर की वजह से है, ठीक है। डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से अगर डायरेक्ट हम ये प्रूव कर लें कि डैमेज हुआ है तो ये हमारी पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, डैमेज और कॉजेशन। अच्छा, टाइप ऑफ नेग्लिजेंस क्या होते हैं? सिविल नेग्लिजेंस, इसका जो भी कंपनसेशन होगा वो सिविल कोर्ट में मिलेगा। मान लीजिए आपसे ओवर चार्ज कर लिया गया और आपको लग रहा है कि भाई मेरे संग चीटिंग हुई है, 1 लाख का ट्रीटमेंट था और 2 लाख में हुआ है, तो ये सिविल नेग्लिजेंस में आएंगे। सेकंड हो गया क्रिमिनल नेग्लिजेंस। आपने पेशेंट एडमिट किया और पेशेंट की डेथ हो गई, तो इसमें सीधे अब तो बीएनएस लगता है, लेकिन क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में आईपीसी है तो हम आईपीसी से याद करेंगे। इसमें आईपीसी 304 ए लगता है। इसकी धारा होती है ग्रॉस नेग्लिजेंस, डेथ ड्यू टू ग्रॉस नेग्लिजेंस, ठीक है, थोड़ा इसमें रह गया नोट्स में। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ये थोड़ी हल्की वो होती है, इसमें पेशेंट का भी फॉल्ट होता है। मान लीजिए पेशेंट हाईली डायबिटिक था या और कोई ऐसा डेटा था जो उसने ऑपरेट होने से पहले छुपा लिया, डॉक्टर ने उस चीज को कंसिडरेशन में नहीं लिया था और उसकी वजह से कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई, गैंग्रीन बन गया पेशेंट को, पेशेंट सीकेडी की तरफ चला गया, तो इसमें पेशेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसने कॉन्फिडेंशियल डेटा छुपाया। जो अगर डॉक्टर को पता होता तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं बनती। फोर्थ है विकेरियस लायबिलिटी। ये सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ऊपर देखिए कोई ऐसा नहीं होता, सिविल क्रिमिनल ये तो बाई चांस की बात है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो 10,000 में से एक केस आपसे बिगड़ेगा, लेकिन विकेरियस लायबिलिटी बहुत कॉमन है और ये अच्छे से आना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपने जो अपना स्टाफ रखा हुआ है, आप तो मेन पेशेंट्स को देखेंगे, ओटी स्टाफ ओटी को देखेगा, बैंडेज करने वाला स्टाफ अलग होगा, इंजेक्शन लगाने वाला अलग होगा, तो इनकी वजह से अगर कोई दिक्कत होती है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी क्योंकि वो आपके इंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है। तो विकेरियस लायबिलिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और होता यही है कि जो स्टार्टिंग में नर्सिंग स्टाफ होता है या टेक्नीशियंस होते हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती और पेशेंट को हैंडल करना भी नहीं आता। पेशेंट को इमोशनली हैंडल करना बहुत आना चाहिए और जितने भी डॉक्टर हैं जिन्होंने मास्टर्स करी हुई है वो इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं क्योंकि वो पहले से ही परेशान है। अब आप उसको और इरिटेट करोगे तो वो सीधे सीधे उससे अपना आप ही पे निकालेगा। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ नेग्लिजेंस, लिविंग फॉरेन बॉडी इनसाइड पेशेंट आफ्टर सर्जरी। ये आपको पता है छोटे छोटे इंसिडेंट्स ये भी देखने को मिलते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के बॉडी के अंदर ही रह गया, लेकिन
रॉन्ग ड्रग रॉन्ग डोजेज इंफॉर्मेशन, इसमें एक पॉइंट ऐड करना रह गया, एक्सपायर्ड मेडिसिन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होता है कि हॉस्पिटल के अंदर बहुत बड़ी ड्रग शॉप होती है। अब वहाँ इतने सारे आइटम होते हैं, कई बार क्या होता है कि 1-2 महीने पेशेंट का फ्लो नहीं आता, तो आइटम्स नियर एक्सपायरी हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इंजेक्टेबल कोई नियर एक्सपायरी या एक्सपायर्ड लगा दिया, तो वो नेग्लिजेंस के अंडर ही आएगा और उससे बहुत बड़ा इशू बन जाता है। ऑपरेशन ऑन रॉन्ग साइड, यानी कि ऑपरेट आपको कहीं और करना था, अगर आपने कहीं और दिया, इसको भी हम नेग्लिजेंस में लेंगे। फेलियर टू अटेंड इमरजेंसी केस, ये ऐसा नहीं है कि कोई आपके यहाँ आया, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको क्लियरली। अगर आपने कोई पेशेंट रिफ्यूज कर दिया तो आप नेग्लिजेंस के अंदर नहीं आओगे कि जी आपने तो इमरजेंसी के लिए मना कर दिया, हम आप पे केस करेंगे, नहीं। आपने मान लीजिए आपके कोई आया, आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, आपके जो अगर आपने इमरजेंसी वार्ड बना रखा है या नॉर्मल वार्ड बना रखा है, वहां पे वो एडमिट हो गया, लेट गया या एंट्री ले ली उसने, तब उस पॉइंट ऑफ टाइम से आपकी ड्यूटी बन जाएगी। मान लीजिए वो रात को 10 बजे आया, आप कहीं गए हुए हैं, आ नहीं सकते जल्दी, आप 1 बजे तक आए, तब तक उसका केस बिगड़ गया, तो इसमें नेग्लिजेंस में माना जाएगा। क्योंकि या तो आप उसको रिफ्यूज कर सकते थे कि भाई तुम इसको कहीं और सेंटर ले जाओ, मेरे यहाँ तो काम होगा नहीं, या आप किसी और डॉक्टर से ट्रीट करा सकते थे, तो यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी बनेगी। लास्ट हो गया इशूइंग फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट्स। कोई भी हर जगह मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, और आप अगर अपनी डिग्री का यूज करके गलत बना के दे रहे हैं तो उसमें आप ही की जिम्मेदारी है। अच्छा, डिफेंस अवेलेबल फॉर डॉक्टर्स। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ऑफ पेशेंट, मान लीजिए किसी पेशेंट ने आपका केस कर दिया कि भाई ये काम जो है गलत हो रहा है और इसको हमें सही करना है, तो आप कैसे करेंगे? अगर उस पेशेंट की भी उसमें जिम्मेदारी बनती है, यानी उसने कोई डेटा ऐसे छुपाया जो अगर आपको पता होता तो आप चीज़ों को बेटर तरीके से हैंडल कर सकते थे, तो इसमें कॉन्ट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस में हम इसको ले जाएंगे। सेकंड हो गया एरर ऑफ जजमेंट। मान लीजिए आपने के पास कोई एक्सीडेंट का केस आया, अब या तो उसको आप ट्रीट नहीं करते, आपने अपनी ड्यूटी दिखाई, आपने ट्रीट भी किया, तो उस केस में अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो ये डॉक्टरों पे लाइबिलिटी नहीं बनती। हालांकि इशू बनाया जाता है, लेकिन हर किसी को पता है कि भाई ट्रीट नहीं करते तो वैसे ही उसके संग गलत होना था, कम से कम डॉक्टर ने ट्रीट किया तो कुछ चांसेस तो थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड है, एक्सेप्टेड प्रैक्टिस फॉलोड बोलम टेस्ट। बोलम टेस्ट का मतलब क्या होता है कि हमारी जितनी भी हायर बुक्स होती हैं पीजी लेवल की, उसमें हर ट्रीटमेंट का एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस दी रखी होती है। जैसे मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस है, तो ट्यूबरक्लोसिस का अगर एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन है तो उसकी गाइडलाइंस दे रखी होंगी कि इस पे ये मेडिसिन इतने महीने तक चलेंगी, 12 महीने तक, 15 महीने तक चलेगी। तो मान लीजिए कोई आप पे ट्यूबरक्लोसिस का केस आया है जिसमें ट्यूमर बन चुका है उसके पूरा बड़ा, और आपकी टेक्स्ट बुक ये कह रही है कि भाई 15 महीने कोर्स होना चाहिए। तो अगर आपने 15 महीने कोर्स दिया है और फिर भी वो ठीक नहीं हुआ है, तो आप इसमें कहीं भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आपने तो बेस्ट पॉसिबल जो ट्रीटमेंट था वो उसको दिया। आपकी गलती तब होती है कि 15 महीने का दे रखा है, आप 1 साल उसको दवाई खिला के उसकी मेडिसिन डिसकंटिन्यू कर देते, तब आपकी जिम्मेदारी बनती। लास्ट है इमरजेंसी सिचुएशन, कि भाई जैसे हमने ऊपर कंसिडर किया था कि हमने तो कोई पॉइजनिंग का केस आया, ठीक है, उसकी पॉइजनिंग अब उस लेवल टाइम पे तो इतना पता करने की जरूरत नहीं है, और जितनी पॉइजनिंग वगैरह वैसे डोमेस्टिक क्राइम्स होते हैं ये रात में ही होते हैं, तो रात में ना तो लैब खुलती ना और कोई होता, तो उस टाइम तो आपको जो समझ में आएगा वो आप ट्रीटमेंट देंगे ही देंगे। उसी को हम एक्टिंग इन गुड फेथ बोलते हैं। लीगल कॉन्सिक्वेंस हमने देख लिए। सिविल अगर आपकी लाइबिलिटी बनेगी तो उसमें आपको पैसे देने हैं, कॉम्पेंसेशन जिसको बोलते हैं, और आपने सुना भी होगा अपने शहर में कि फला हॉस्पिटल ने इतने पैसे इस पेशेंट को कॉम्पेंसेशन के लिए। सेकंड होती है क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी में आप पे सीधे सीधे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलता है, आईपीसी 304A, डेथ बाय नेग्लिजेंस, बेलेबल होता है। और क्रिमिनल ऑफेंसेस में लास्ट में क्या होता है कि जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, यानी जिस पार्टी का पेशेंट ये खत्म हुआ है, उससे फैसला हो जाता है, कोर्ट के बाहर एग्रीमेंट हो जाता है, और वो एग्रीमेंट कोर्ट में सबमिट हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप परेशान हो जाओगे। फिर क्या डिसिप्लिनरी एक्शन, अगर आप बहुत अति मचा रहे हो तो काउंसिल क्या करती है, आपको थोड़े दिन के लिए सस्पेंड करती है कि भाई साहब थोड़े दिन आप मैच से बाहर बैठो, नॉर्मल हो जाओ, फिर आना। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें हम रिवाइज कर लेते हैं।
एसेंशियल्स क्या होता है किसी भी नेग्लिजेंस में? डीबीडीसी, ड्यूटी, ब्रीच, डैमेज, कॉजेशन। निमोनिक्स बना के छोटे-छोटे आप रख लीजिए। निमोनिक्स से लास्ट में रिवाइज करना बहुत अच्छा होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लास्ट में निमोनिक्स बनाते हैं। निमोनिक्स अभी काम करेंगे जब आप बिफोर टाइम सिलेबस को कर रहे हैं, तो वो धीरे-धीरे आपके माइंड में फिक्स होते चले जाएंगे। सिविल नेग्लिजेंस में कंपनसेशन है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस में कोर्ट केस है, मतलब क्रिमिनल केस है। गुलाम टेस्ट, डॉक्टर नेग्लिजेंट नहीं माना जाएगा अगर उसने एक्सेप्टेड मेडिकल प्रैक्टिस यूज करी है तो। और लास्ट विकरियस लायबिलिटी, आपको स्टाफ की वजह से जो भी कुछ गड़बड़ होगा तो आप जिम्मेदार बनोगे। समरी वन लाइनर, मेडिकल नेग्लिजेंस का मतलब होता है डॉक्टर का फेलियर टू प्रोवाइड रीजनेबल केयर लीडिंग टू पेशेंट हार्म, पनिशेबल अंडर सिविल, क्रिमिनल एंड प्रोफेशनल। मतलब जो एक स्टैंडर्ड केयर पेशेंट को मिलनी चाहिए थी, जो डॉक्टर दे सकता था, उसने नहीं दिया, इसी को हम मेडिकल नेग्लिजेंस कहते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी हो गया। और मैं हर चैप्टर के लास्ट में आपको एग्जाम कुकीज या ऑनलाइन समरी वो चीज़ें देता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर में। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो केवल इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए एग्जाम में बहुत आएगा। आप उनको अरेंज कर लीजिए। और बेस्ट तो यही है कि आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अलग से आपको नोट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्हीं में इतना अच्छा है। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए तो आपके सारे गैप्स फिल हो जाएंगे। थैंक यू।